अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ लार्ज मैप यूनिट्स। बेसिकली ये टॉपिक इस बारे में था कि जब डिस्टेंस क्रोमोसोम पे बढ़ जाता है, जिसे आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है आपको। ठीक है, उसमें जो मल्टीपल क्रॉसओवर्स होते हैं उनकी वजह से आपको जो डिस्टेंस मिलता है वो एक्चुअल जो डिस्टेंस है उससे कम मिलता है। ठीक है, जब लोसा एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं उस टाइम पे तो आप जो पहले जिस तरीके से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मदद से मैपिंग कर रहे थे वो रिलायबल होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे जो लोसाई हैं उनको मैप करने की कोशिश करते हैं तो जो आपको डिस्टेंस मिलते हैं वो मिसलीडिंग होते हैं, वो कम डिस्टेंस आपको देता है जब जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसके मुकाबले में। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने लार्ज मैप डिस्टेंसेस को एक्यूरेटली कैसे कैलकुलेट करना है उसके मतलब हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने एक मेथड पढ़ा था, ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस मेथड से अभी हमने जो इसमें एग्जांपल डिस्कस की थी वो कोई जेनेटिक या बायोलॉजिकल एग्जांपल नहीं थी, वो हमने एक क्लास स्टूडेंट्स की एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें 100 बिल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, फेंके थे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे कि कौन कितने स्टूडेंट्स कितने बिल्स कलेक्ट कर सकते हैं और कितने होंगे जिनको कोई नहीं मिलेगा, कितने होंगे जो 1 या 2 या 3 या 4 करेंगे। ठीक है, उसकी बेसिस पे हमने डिस्कस किया था। अभी हमने ये एग्जांपल की थी। आज हम जो करने जा रहे हैं इसमें वो अब हम इसे अप्लाई करेंगे हमारे जेनेटिक स्टडीज़ में। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ मैपिंग फंक्शन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से हम मैपिंग फंक्शन कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, हम अपना जो मैपिंग फंक्शन लेना है इससे वो इसी इक्वेशन की मदद से कैसे डिराइव करते हैं, आज हमने उसी को डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा अगर आप याद करें तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती थी, मतलब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं हम इसे किस वक्त अप्लाई करते थे, उस टाइम अप्लाई करते थे जब हमारे पास जो एवरेज आता था, ऑब्जर्व्ड एवरेज, ठीक है, वो बहुत कम होता था एज़ कम्पेयर टू द चांस। ठीक है, अब जैसा कि हम उसमें देख सकते थे कि चांस ये था कि कोई भी स्टूडेंट 4, 5, 6 भी कर सकता था, लेकिन जो एवरेज था वो था 1, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स थे और 100 ही बिल्स थे। तो जो एवरेज था ऑब्जर्व वो 1 था, लेकिन होता एक्चुअली ऐसा नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे बहुत कम भी हो सकते हैं, 1 के मुकाबले में 0 भी हो सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 4 बिल्स भी कलेक्ट कर गए थे इसमें। ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्रॉसओवर्स की बात करें तो चांस है कि क्रॉसओवर्स बहुत सारे हो सकते हैं क्रोमोसोम्स में, लेकिन जो एवरेज होता है नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स उस एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में वो उसके मुकाबले में बहुत कम होता है। द क्रॉसओवर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, दैट इज देयर इज नो अच्छा ये बाद में मैं बताता हूँ। इन एनी क्रोमोसोमल रीजन द एक्चुअल नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स इज प्रोबेबली स्मॉल इन रिलेशन टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल क्रॉसओवर्स इन दैट रीजन। ठीक है, हमारे पास जो रीजन है उसमें जो पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स है वो उसके मुकाबले में काफ़ी कम होता है। तो ये हमारे पास वैसी ही सिचुएशन बन जाती है जैसी उस एग्जांपल में थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ द क्रॉसओवर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली दैट इज देयर इज नो इंटरफेरेंस। हमने सबसे पहले जो एज्यूम करना है वो ये है कि वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब अगर इंटरफेरेंस नहीं है तो इसका मतलब है जब भी क्रॉसओवर होगा तो आपके पास 50% रिकॉम्बिनेंट्स आएंगे, 50% जो है वो आपके पास पेरेंटल का आएंगे कॉम्बिनेशन। जो इंटरफेरेंस है ये रोकता है कि अगर एक लोकस के दरमियान हुई है रिकॉम्बिनेशन तो अगले को ये रोकता है, इंटरफेयर करता है ये फिनोमेना। लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो इंटरफेरेंस। ठीक है, तो फिर क्रॉसओवर जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। देन इफ़ वी नो द मीन नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स इन द रीजन पर मियोसिस, अगर हमारे पास मीन क्रॉसओवर्स जो हैं वो नोन हो, वी कुड कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मियोसिस विद 0, 1, 2, 3, 4 एंड मोर मल्टीपल क्रॉसओवर। ठीक है,
अगर हमारे पास जो मीन नंबर ऑफ क्रॉसओवर है, जैसे कि वहाँ पे हमारे पास मीन नोन था 1, हर स्टूडेंट के लिए 1 है, वो नोन था मीन। अगर यहाँ भी हमारे पास मीन जो नंबर ऑफ क्रॉसओवर हैं वो नोन हो, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो मियोसिस जिनमें 0 नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स होंगे, वो जिनमें 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, या जितने भी होंगे, ठीक है, ये जितने भी मल्टीपल क्रॉसओवर्स होंगे, हम उनकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास मीन नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स हों, ठीक है। तो उसी की बेसिस पे, जैसे वहाँ पे हमें m का पता था, ठीक है, यहाँ भी अगर हमारे पास m नोन हो तो फिर हम ये कर सकते हैं। दिस कैलकुलेशन इज अननेसेसरी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट बिकॉज एज वी शैल सी द ओनली क्लास दैट इज रियली क्रूशियल इज द जीरो क्लास। हाँ, क्या नाम ये चाह रहा है कि यहाँ पे हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरफेरेंस 0 कह दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही क्लासेस मायने रखती हैं, एक वो जिसमें 0 क्रॉसओवर हुआ है, बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, और दूसरी जिसमें कम से कम एक ज़रूर हुआ है, 1 2 3 जितने भी हों वो हम पूरी एक क्लास ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं अभी बताता हूँ। वी वांट टू कोरिलेट मैप डिस्टेंसेस विद ऑब्जर्वेबल रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वैल्यूज meiosis in which there are 1 2 3 4 or any finite number of crossovers per meiosis all behave similarly in that they produce an RF of 50%। जैसे मैंने पहले बात की कि अब जब भी क्रॉसओवर होगा तो ये सारे जो हैं ये 50% आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देंगे और 50% जो है वो आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन देंगे, चाहे कहीं भी हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, ये जब आपको जो प्रोडक्ट देंगे उसमें ये आपको हमेशा 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देंगे, जबकि वो क्लास जिसमें बिल्कुल रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई वो आपको 0% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देगी, क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन हुई ही नहीं। उसमें जितने भी आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो सारे पेरेंटल मिलेंगे, उसमें RF 0 होगी, बाकी सब में 50% होगी। ये अभी ये कैसे होता है आपको नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो अभी आगे फिगर आएगी उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सी हाउ दिस कैन बी सो कंसिडर सीरीज ऑफ म्यूसिक, ये अभी आगे आपको फिगर दिखाता हूँ क्योंकि 6.3 में समझ आएगी, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ये देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। अब ये देखिए, ये वो क्लास है जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं है। RF इज इक्वल टू 0% बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर ये और ये जाते हैं, ये और ये जाते हैं, ये तो ये सारे के सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलती, इस वजह से ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0 शो करेगी, नो क्रॉस ओवर वाली क्लास। अब आ जाते हैं इसमें जिसमें 1 क्रॉस ओवर हुआ, ये वो क्लास है जिसमें 1 क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो यहाँ से ये क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से होना। ये आपने हमेशा याद रखना कि जो क्रॉसिंग ओवर आप कंसिडर करते हैं नॉर्मली वो सारी की सारी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होती है। सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान अगर एक्सचेंज होती भी है कभी तो उसका कोई नेट इफेक्ट मोस्टली नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली ये होती भी रेयर है सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान, लेकिन अगर कभी होती भी है तो नॉर्मली ये नेट इफेक्ट जो है वो 0 शो करती है म्यूसिस प्रोडक्ट्स में, ठीक है। लेकिन जो आपके पास है ये क्रॉसिंग ओवर नॉर्मली आप कंसिडर करते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये जो दोनों हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इस तरह से ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। नॉन सिस्टर कौन कौन से होंगे, ये पहला और ये तीसरा, अगर इनके दरमियान हो जाए, दूसरा और तीसरा ये वाले इनके दरमियान अगर हो जाए, पहले और चौथे के दरमियान हो जाए, ये नॉन सिस्टर हैं, दूसरा और चौथा ये भी नॉन सिस्टर हैं। ये सारे के सारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान आप कंसिडर कर सकते हैं क्रॉसिंग ओवर को। अभी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हुई है एक क्रॉसिंग ओवर दोनों के दरमियान, ठीक है, दूसरे और तीसरे क्रोमेटिड के दरमियान। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाएगा, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाएगा, तो ये रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब ये दोनों क्रोमेटिड्स तो रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, लेकिन ये जो दोनों हैं ये पेरेंटल शो कर रहे हैं। तो जब प्रोडक्ट्स आएंगे तो उनमें आपके पास 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे, 50% में आपके पास होंगे रिकॉम्बिनेंस। इस वजह से ये आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 50% देगा ये। अब आ जाते हैं 2 क्रॉसओवर्स पे। अब 2 क्रॉसओवर में पहली जो सिचुएशन है यहाँ पे अगर तो इस तरह से होती है तो आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी
0% की मिलती है यहाँ पे, वो क्यों? क्योंकि ये यहाँ से होगा, जब यहाँ से कट होगा तो फिर दोबारा से कैपिटल ए के साथ दोबारा से कैपिटल बी आ जाएगा, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ जाएगा, लेकिन ये जो दरमियान वाला है ये चेंज हो चुका है। अगर आपके पास यहाँ पे भी कोई पॉइंट है जिसे आप कंसिडर कर रहे हैं, कोई लोकस है, जिस तरह से हमने 3 पॉइंट क्रॉस ओवर में किया था, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में, तो फिर वहाँ पे हमने देखा था कि ये दरमियान वाला प्रोडक्ट क्रॉस ओवर था, ये साइड वाले दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, ठीक है, जब हमने डबल क्रॉस ओवर वहाँ पे डिटेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने दरमियान में कोई कंसीडर नहीं किया हुआ है, तो आपको नहीं पता चल रहा कि दरमियान में कोई रिकॉम्बिनेशन हुई है। आपको सिर्फ ये वाले कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं और ये सारे पेरेंटल मिल रहे हैं, इसलिए इन दोनों लोसाई के लिए ये आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन देगा, जिस वजह से यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0 मिलेगी। समझ आ रही है चीज़? सिर्फ इस केस में जब इस तरह की हो रही है, दरमियान में आपने कोई कंसिडर नहीं किया हुआ। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये था 2 स्ट्रैंड डबल क्रॉस ओवर, इसमें आपको साइड्स वाले जो मिलते हैं ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। अब आ जाते हैं इस पे, इसमें देखिए आप, ये इसके साथ वाला स्ट्रैंड है, ठीक है, ये इस रेड के साथ वाला ये येलो स्ट्रैंड है। मैंने कहा था नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होगी, मतलब इस रेड और इस रेड के दरमियान तो हो सकती है, इस रेड और इस येलो के दरमियान नहीं होगी, इस येलो और इस रेड के दरमियान हो सकती है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब है यहाँ पे एक क्रॉसओवर हो रहा है, एक यहाँ पे होगा, या तो वो इस रेड का इस रेड के साथ हो सकता है, या इस रेड का इस येलो के साथ होगा। तो इसलिए ये 3 स्ट्रैंड डबल क्रॉस ओवर है, क्योंकि इसमें 3 स्ट्रैंड इन्वॉल्व हैं, लेकिन डबल क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। इस रेड, ये वाले रेड और इस येलो के दरमियान तो नहीं होगा, लेकिन इस रेड और इस रेड के दरमियान हो सकता है, या फिर इस येलो और इस रेड के दरमियान हो सकता है, ठीक है। और एक क्रॉस ओवर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 50% की मिलेगी, क्योंकि अगर इसकी नहीं होती रिकॉम्बिनेशन तो ये पेरेंटल में रहेगा, अगर इसकी नहीं होती, ठीक है, इसकी यहाँ से, तो भी ये यहाँ से पेरेंटल में रहेगा, ठीक है। और बाकी जो है उनमें 2 क्रोमेटिड्स ऐसे होंगे जो आपको रिकॉम्बिनेशन देंगे। इसकी वजह से 4 में से जब 2 आपको रिकॉम्बिनेशन दे रहे हैं, 2 आउट ऑफ 4, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फिर से आपकी होगी 50%। आगे चलते हैं, ये फिर एक 3 स्ट्रैंड है। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपने ऊपर वाले की को कंसीडर किया है, क्रोमेटिड को नीचे वाले को छोड़ दिया। सेम सिनेरियो यही वाला यहाँ पे अप्लाई होगा। एक ये सिनेरियो भी हो सकता है कि ये इसके साथ क्रॉस ओवर कर जाए, ऊपर वाला नंबर 1 नंबर 4 के साथ, और नंबर 2 नंबर 3 के साथ कर जाए। ऐसे केस में आपको 100% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिल सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कभी भी 100% या मोर देन 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती। तो एवरेज ट्रू क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी विल बी 50%। अब आप देखें, सिवाय इसके आप जहाँ भी देखते हैं, अगर किसी जगह पे एक या एक से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हुई है तो आपको 50% मिल रहा है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100 है, ठीक है। अगर ये वाला केस होता है और ये भी होता है, ठीक है, तो भी जो एवरेज होगी वो आपकी 50% होगी। समझ आ रही है आपको? अगर आप कंसिडर करें सिर्फ इस क्लास को और इस सारी क्लास को आप एज 1 क्लास कंसिडर करते हैं, यहाँ से लेके 1 क्रॉसओवर से यहाँ तक, तो इसकी एवरेज जो है वो 50% है। मतलब जितनी भी आपके पास रिकॉम्बिनेशन हो रही है वो आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जब देती है प्रोडक्ट में, वो 50% ही देती है ऑन एवरेज, ठीक है। ऑन एवरेज आपको 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देती है, जबकि ये क्लास आपको 0% देती है। इस तरह से अगर आपके पास आप कंसिडर करें तो सिर्फ आपके पास 2 ही पॉसिबल क्लासेस हैं। एक वो क्लास जिसमें बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, और एक वो जिसमें आपके पास क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ये 0% वाली है, ये 50% वाली है। इस वजह से वहाँ पे ये कहा गया था कि आपके लिए जो मीनिंग रखती है क्लास वो सिर्फ ये वाली है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से डिफरेंस आता है, यही है जिसकी वजह से लिंकेज शो होती है। और ये बाकी सारी रिकॉम्बिनेशन वाली जो है ये आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे रही हैं इन केस ऑफ नो इंटरफेरेंस। अब आ जाते हैं
कि हमने कैसे अप्लाई करना है इसको अपनी जेनेटिक एग्जाम्पल में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, अच्छा, एज नोटेड इन फिगर 6.3 जो भी हमने देखी, वी कंसिडर ओनली क्रॉसओवर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज इज थॉट टू बी रेयर एट मियोसिस, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, इफ इट अकर्स इट कैन बी शोन टू हैव नो नेट इफेक्ट इन मोस्ट मियोटिक एनालिसिस। ठीक है, तो या तो सिस्टर के दरमियान होता नहीं, अगर होता भी है तो भी मोस्टली इसका इफेक्ट नहीं होता। एट लास्ट वी कैन डिराइव दी मैपिंग फंक्शन। अब हम मैपिंग फंक्शन को डिराइव करने जा रहे हैं। कैसे? ये है जी हमारी वो इक्वेशन। यहाँ पे ज़ीरो क्यों आया? ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ मियोसिस विद एट लीस्ट वन क्रॉसओवर इज 1 माइनस द फ्रैक्शन विद ज़ीरो। ठीक है, हम पहले ज़ीरो क्रॉसिंग ओवर वालों को कैलकुलेट करेंगे और फिर रिकॉम्बिनेशन वाले जिनमें रिकॉम्बिनेशन हुई है वो कैलकुलेट करेंगे। जो इसकी रिकॉम्बिनेशन, जो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी इस क्लास की, उसे 1 में से माइनस करेंगे और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी सारे की। पहले हम ज़ीरो वालों को कंसीडर करेंगे। ज़ीरो वाली जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास आई की वैल्यू, जो हमने वहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मिली थी, आई की वैल्यू हमारे पास आती है 0। यानी जिस तरह वहाँ पे स्टूडेंट्स है जो ज़ीरो पेपर्स कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, उसी तरह से ये वो क्लास है जिसमें ज़ीरो रिकॉम्बिनेशन हुई है। तो m की पावर जो यहाँ पे है वो 0 हो जाएगी और यहाँ पे भी जो हम लेंगे वो 0 को कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़ीरो क्लास है दैट विल बी इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस m। इसके इक्वल आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़ीरो क्लास। फिर हमने क्या करना है, अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लेनी है सारे की। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको माइनस कर देंगे 1 में से और मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से। ई रेज़ टू पावर माइनस m कैलकुलेट करेंगे, इसे 1 में से माइनस करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। चलते हैं आगे। दिस फॉर्मूला रिलेट्स रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी टू m। m क्या है? मीन नंबर ऑफ क्रॉसओवर। अब वहाँ पे हमारे पास मीन नोन था 1, जब हमने वहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर की थी वो बच्चों वाली, तो वहाँ पे हमारे पास 1 था m। अब हमारे पास m इस वक्त नोन नहीं है। हम क्या करेंगे, m की बहुत सारी वैल्यूज़ लेंगे। इस जगह पे हम m0 रखेंगे, m.5 रखेंगे, m1 रखेंगे, m2 रखेंगे। ठीक है, और हर एक के लिए हम e रेज़ टू पावर माइनस m कैलकुलेट करते जाएंगे और उसे रिलेट करेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से। हमारे पास एक ग्राफ आएगा जो रिलेट करेगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से। अभी आपको दिखाता हूँ आगे एग्जाम्पल में। ठीक है, इफ़ वी नो एन RF वैल्यू वी कैन कैलकुलेट m बाई सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, अगर हमारे पास RF हो तो हम उससे m निकाल सकते हैं। देखते हैं हम क्या करेंगे, हम m की वैल्यू खुद पहले नोट करेंगे, कोई 0.5, 0.05, 1 इस किस्म की वैल्यूज हम लेंगे, उससे हमें RF की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इससे हमें RF की वैल्यू मिलती जाएगी जिसे हम ड्रॉ करते जाएंगे। जिस तरह से अब हमारे पास अगर m 0.05 है तो e रेज़ टू पावर माइनस m जो होगी वो 0.95 होगी। e की वैल्यू मैं पहले आपको बता चुका कितनी होती है, वो आप पहले वाले पार्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ई उसकी पावर आप लेंगे 0.05 माइनस में। ठीक है, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.95। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.95। 0.05 को आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप m की वैल्यू 0.05 की बजाय 0.1 रख लेंगे, उससे आपके पास एक वैल्यू आएगी। इस तरह से आप वैल्यूज़ लेते जाएंगे और इस तरह का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो आपके पास m 0.5 पे आई है वो यहाँ पे आप ड्रॉ कर देंगे, 1 पे आएगी। इस तरह से करते करते यहाँ पे m जब आपने 1 रखा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, m2 की आ जाएगी, m3 की आ जाएगी, m4 की आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, लेकिन आप नोट करेंगे कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपकी कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आप 50% तक जाएंगे। यहाँ पे आप इस तरह से ग्राफ जो है वो आपका ड्रॉ कर लेंगे।
फिर आप क्या करेंगे, ये वाली डॉटेड लाइन जो है ना ये आप ड्रॉ करेंगे। ये डॉटेड लाइन क्या है, ये डैश लाइन, ठीक है। आर एफ इज अ गुड मेजर ऑफ डिस्टेंस वेयर द डैश लाइन कंसाइड द फंक्शन इन, ठीक है। ये डैश लाइन कहाँ से आई हमारे पास, ये देखिए, ठीक है। होता क्या है, डैश लाइन जो है ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। आप यहाँ पे इसे ड्रॉ करते हैं ऑब्जर्व वैल्यूज़ को, ठीक है। डॉटेड लाइन में एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में मिल जाती हैं, जैसे इस केस में ये 1 पे मिल रही हैं, ठीक है। 1 पे 1 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 1% वेरी है ये आपको, ठीक है, 1। उसके बाद आप लेते हैं करेक्टेड मैप यूनिट्स। वहाँ पे आप क्या करते थे, जब आप पहले मैपिंग कर रहे थे स्टार्ट में, तो आपके पास जितनी भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आती थी उसे आप एज सच ही मैप यूनिट कंसीडर करते थे। मतलब कि अगर यहाँ पे 1 आया है तो आपका जो मैप यूनिट है आप कहते थे कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1। लेकिन अब आपने ये नहीं करना, अब आपने उसके करेक्टेड मैप यूनिट्स निकालने हैं। बताता हूँ कैसे। अच्छा, वी सी दैट आर एफ इज इक्वल टू m/2, ठीक है, हाफ m 1/2 से मल्टीप्लाई किया था ना, एंड दिस रिलेशन डिफाइंस द डैश लाइन। इससे आपके पास आती है डैश लाइन, यहाँ से मिलती है आपको। इट अलाउज अस टू ट्रांसलेट m वैल्यूज इनटू करेक्टेड मैप यूनिट्स एक्सप्रेसिंग m एज अ परसेंटेज। वी सी दैट m ऑफ 100% इक्वल टू 1 इज इक्विवेलेंट टू 50 करेक्टेड मैप यूनिट्स, ठीक है। अब आपने इसे दिया परसेंट में, ठीक है। आपके पास 2 था टोटल 2, उसमें से आपने m निकाला तो वो 1 था, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 आ रहा है तो आपका जो करेक्टेड मैप यूनिट है दैट इज़ 50 आउट ऑफ 100, ठीक है। आउट ऑफ 100 आपके पास 50 है करेक्टेड मैप यूनिट्स, आपने उसे 50 दे देना है। बिकॉज एन m वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 50 करेक्टेड मैप यूनिट्स। m की अगर 1 वैल्यू आती है, यहाँ पे देखते हैं आप, m की अगर 1 आती है तो करेक्टेड मैप यूनिट्स होंगे 50। समझ आ रही है आपको। तो इस जगह पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है आप देखें, 50 के लिए और m वैल्यू 1 के लिए, ठीक है, 50 करेक्टेड मैप यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 30, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है 30। अगर आप पहले वाले तरीके से चलते तो आप कहते कि 30 मैप यूनिट्स है डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के दरमियान, जो कि गलत होता है। आपके पास आ रहा है 50। तो यहाँ पे जब लॉन्ग डिस्टेंस है तो 30 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब 50 मैप यूनिट्स होंगे। समझ आ रही है। और यहाँ पे 150 पे जाके 50 आ रहा है, क्योंकि आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आई है 50%, लेकिन जो मैप यूनिट्स डिस्टेंस आ रहा है दैट इज़ 150 मैप यूनिट्स। समझ आ रही है। तो ये डिफरेंस है जो अब आपका वहाँ पहले वाले मेथड से यहाँ पे निकल आ रहा है। इस वजह से आप इसे करेक्टेड मैप यूनिट्स कहते हैं। तो ये वो वाले मैप यूनिट्स नहीं है, वहाँ पे आप डायरेक्ट वहाँ पे होना क्या था, 50% ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, आप कहते हैं 50 मैप यूनिट्स डिस्टेंस है दोनों दो साइड के दरमियान। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके पास 50% ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आई है, लेकिन आपके पास जो डिस्टेंस आया दैट इज़ 150 मैप यूनिट्स, ठीक है। यही डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, लेट्स कंसिडर न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ मैपिंग फंक्शन। सपोज दैट वी गेट एन RF ऑफ 27.5%। फॉर एग्जांपल हमें जो अब जो मिली है हमारे, क्योंकि जाहिर है अब जब आप करते हैं क्रॉस तो आपको कोई ना कोई रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो वहाँ से मिली है, आपको वहाँ से मिली है 27.5%, ठीक है। हाउ मैनी करेक्टेड मैप यूनिट्स डज दिस रिप्रेजेंट, कितने मैप यूनिट्स से हमें देगी। उसी इक्वेशन पे जाएंगे, आर एफ इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस m। 0.275 आपकी आर एफ है, तो आपके पास जो आएगा ई रेज़ टू पावर माइनस m दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.55, तो ये हो जाएगा 0.45। अब आप
e⁻m का टेबल भी मिलता है, आप उससे भी देख सकते हैं, आप कैलकुलेटर से भी इसे निकाल सकते हैं। तो इससे हमें मिलेगा क्या, जब हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है तो हम इससे m की वैल्यू निकाल सकते हैं। m की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.8। इससे m की वैल्यू क्या आएगी 0.8, विच इज इक्विवेलेंट टू 40 करेक्टेड मैप यूनिट। 40 करेक्टेड मैप यूनिट जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास 40 करेक्टेड मैप यूनिट्स देगा। ठीक है, जब आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का और इसका मैप यूनिट्स का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपको 40 करेक्टेड मैप यूनिट्स देगा। या आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने कहा था कि 1, अगर m की वैल्यू 1 है तो ये होता है 50। ठीक है, 50 करेक्टेड मैप यूनिट्स जब 0.8 नहीं ये 1 हो, लेकिन 0.8 का मतलब है आप उसे 0.8 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 40 आ जाएगा, 50 की बजाय 40 करेक्टेड मैप यूनिट्स। अब आपके पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 27.5, तो पहले मेथड के मुताबिक आपका जो मैप यूनिट्स होना चाहिए दैट शुड बी 27.5 मैप यूनिट्स, लेकिन आपके पास आंसर आ रहा है 40 करेक्टेड मैप यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपकी करेक्शन के लिए होता है। इस मेथड से आप करेक्टेड मैप यूनिट निकालते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, इस तरह से आप मैप करते हैं जब आप करेक्टेड मैप यूनिट्स निकालते हैं। तो मैसेज इसमें क्या है, टू एस्टिमेट मैप डिस्टेंस मोस्ट एक्यूरेटली पुट RF वैल्यू थ्रू द मैपिंग यूनिट। ठीक है, आप मैपिंग यूनिट से ही RF वैल्यूज लें। ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो अल्टरनेटिवली एट डिस्टेंसेस दैट आर ईच शॉर्ट इनफ टू बी इन रीजन वेयर मैपिंग फंक्शन इज लीनियर। हाँ, या फिर आप इतने छोटे छोटे डिस्टेंस लें कि जहाँ पे आपका मैपिंग फंक्शन लीनियर हो। ठीक है, इस तरह का ग्राफ ना बन रहा हो बल्कि वो इस तरह का लीनियर फंक्शन हो, वो इतने छोटे से मैप में आ रहा है आपके पास। ठीक है, या तो सिर्फ आपका डिस्टेंस ही इतना कम हो, लेकिन जब आपने इतना सारा डिस्टेंस ले लिया है तो फिर आपको मैपिंग फंक्शन के थ्रू RF लेना चाहिए। ठीक है, ये बात करने का मतलब है कि अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर आपको मैपिंग फंक्शन के थ्रू RF वैल्यूज लेनी चाहिए, या फिर आप छोटे छोटे डिस्टेंस लें उनको ऐड करें। ठीक है, अ corollary to the second statement of this message is that for organisms for which the chromosomes are already well mapped, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लिए ऑलरेडी मैपिंग हो चुकी है बहुत सारी, और अब आपके पास छोटे छोटे डिस्टेंसेस आ गए हैं क्रोमोसोम के ऊपर, बहुत सारे मार्कर्स आपके पास अवेलेबल हैं, दरमियान में डिस्टेंसेस कम है। ठीक है ना, मसलन ये देखते हैं, अब अगर ये एक ड्रोसोफिला का फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम है, इसमें यहाँ पे भी आपके पास मार्कर अवेलेबल है, यहाँ पे भी है। ठीक है, इस जगह पे भी अवेलेबल है, इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है, इस जगह पे, तो इतने सारे अगर आपके पास मैप हो चुके हैं ऑलरेडी, तो डिस्टेंस बहुत कम बचा है पीछे, तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है मैपिंग फंक्शन में जाने की। ठीक है ना, फिर आपको मैपिंग फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक नया ऑर्गेनिज्म मैप करने जा रहे हैं जिसके क्रोमोसोम के ऊपर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैप मौजूद है, एक इस जगह पे, तो यहाँ में इतना सारा डिस्टेंस है, या कोई ऑर्गेनिज्म ही ऐसा है जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसमें जीन्स ही बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, जीनोम बहुत बड़ा है लेकिन जीन्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, फिर आपको इसी के थ्रू जाना पड़ेगा, मैपिंग फंक्शन के थ्रू। ठीक है, और करेक्टेड मैप यूनिट्स लेने पड़ेंगे। समझ आ रही है इस चीज़ की, और मेथड जो है वो आपको भी मैंने बता दिया सारा। नोटिस दैट नो मैटर हाउ फार अपार्ट टू लोसाई आर ऑन अ क्रोमोसोम वी नेवर ऑब्जर्व एन RF वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 50%। हाँ, वो हमने पहले भी देख लिया कि जितना मर्जी दूर हो एक दूसरे से, कभी भी हमें 50% से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं मिलती। थ्योरेटिकली आपने देखा कि वहाँ पे एक पॉइंट पे आपको 100% मिल रही थी, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे आपको 0% मिल रही थी। तो कभी भी आपको 50% से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती। समझ आ रही है? ओके, अल्लाह हाफिज़।